हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम और इसके एप्लीकेशन, कॉन्स्ट्रेन मोशन, पुली कॉन्स्ट्रेन, वेज कॉन्स्ट्रेन और फ्रिक्शन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को कवर अप करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा सेशन होने वाला है। हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, खूब सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, लेवल अप क्वेश्चन करेंगे एंड न्यूटन्स लॉ के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से डेप्थ महसूस करेंगे। क्योंकि हम अभी तक यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं तो वो सब कवर कर सकते हैं। वेक्टर जरूर देख लीजिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो काम का है। हम यहाँ पे काफी चीज यूज करेंगे, राइट। ऑल दो इवनिंग सेशन में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट हो गया, कैपेसिटर वाला चीज करंट के साथ लाएंगे अपन। अभी मॉडर्न फिजिक्स को ले रहे हैं तो काफी बढ़िया तरीके से, स्मूथ तरीके से चल रहा है और हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए खूब सारे सरप्राइजेस के साथ एक बहुत ही बेहतरीन चीज ला रहे हैं। कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं डाउट सेशन के लिए, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, जो मेरे अंडर में होगा। और मैं बात कर रहा हूं एक टेक से। तो तुम लोगों को बहुत सारा चीज कम सेशन में मिलने वाला है, एक दो दिन में तो वो सब मिलता रहेगा। और आप लोग जरूर इंटरैक्ट कीजिए, अपने जो भी मेहनत है उसको बढ़ाते रहिए और लगातार क्वेश्चन करते रहिए। हम लोग बहुत बेहतर करेंगे और जरूर फिजिक्स में बहुत ही बढ़िया डेफ लेंगे। केमिस्ट्री का बहुत सारा सवाल आता रहता है बच्चों को, तो वो भी लेक्चर अब आना शुरू हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज है अपना लेक्चर नंबर 1 और आज लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि न्यूटन्स लॉ का जो बेसिक होता है वो स्टार्ट होता है कहां से। वो स्टार्ट होता है फोर्स से। फोर्स है क्या, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे बेटा। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो अभी रुका हुआ है मेरे पास, राइट। तो अब मैं जो एक एक्सटर्नल एजेंट हूं, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक चीज कर रहा है। ये जो मैंने काम किया, ये किया क्या, ये पुश कर रहा हूं मैं, जो इसके स्टेट को चेंज करता है। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये स्टेट क्या होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है, इसका एक स्टेट है जिसे हम बोलते हैं ये रेस्ट में है। कोई एक बॉडी मोशन में हो सकता है, ये स्टेट है जो कि मोशन में है। तो स्टेट ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी, राइट। सुनना मेरा बात। तो ये अगर रेस्ट पे है तो स्टेट ऑफ रेस्ट है, अगर मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में है। अब मैं एक तीसरा चीज की बात कर रहा हूं। द स्टेट ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी 0 है तो हम बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अगर वेलोसिटी है तो हम बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन में है। अब स्टेट ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड। अगर ये बॉडी रुका हुआ है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या करके, एक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके, कॉल्ड फोर्स। यानी कि फोर्स करता क्या है, बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। अगर ये रेस्ट में है तो इसको मोशन में ला सकता है, अगर ये मोशन में है तो अब अगर यहां से चले जा रहा था और यहां पे फोर्स लगा दिया तो ये रोक सकता है। अगर इधर के डायरेक्शन में है तो इसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ this quantity itself. A force can change the state of rest, state of motion and state of direction। यानी कि state of motion overall को चेंज करने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम फोर्स बोलते हैं। अब इस फोर्स को बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम यूज करते हैं। फोर्स या तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पुश है, पुश पुश मतलब धक्का देना, या पुल है, पुल का मतलब खिंचाओ। ऐसे ये फिक्स है सपोज करो और इसको मैं खींच रहा हूं इस हाथ से, तो मैं पुल कर रहा हूं इसको, और ये यहां पे है और मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं, तो ये हो गया क्या, पुश करना। और ऐसे खींच रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, पुल करना। तो जनरल एक कॉमन लैंग्वेज हम बोलते हैं कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल है। क्या है ये, जल्दी से बताओ, या तो पुश है या फिर पुल है। यानी कि खींचना और धक्का देना को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फोर्स का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन है, ये फोर्स कर क्या सकता है। जैसे कि मेरे पास सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास सपोज करो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया मान लो,
ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया मान लो, बहुत ही बढ़िया। अब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ये कर क्या रहा है, फोर्स, जरा सा देखना। ये ऑब्जेक्ट को ये फोर्स क्या करता है, या तो इसको पुश कर सकता है या तो इसको पुल कर सकता है। कोई भी एक पर्सन है सपोज करो, वो इसको क्या कर रहा है, या तो इसको धक्का दे सकता है, देखना जल्दी से ध्यान से, या क्या कर सकता है, इसको खींच सकता है। और इसी को हमने नाम दिया पुश और पुल। अगर कोई बॉडी इसको पुश कर रहा है तो सपोज करो मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं, यहाँ पे मान लो मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं, जिससे कि ये वाला ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, इसको धक्का देने के लिए मजबूर करता हूँ। देखना है इधर ध्यान से, इधर इसको मैं क्या करता हूँ, धक्का देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, धक्का दिए जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। फील नहीं आ रहा है क्या, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ये वाला लाइन को चेंज करते हैं। धक्का देता हुआ दिखना भी तो चाहिए ना यार, क्या बोलते हो, अभी खींचता हुआ दिख रहा है। ओके, तो इसको मैं बोल सकता हूँ अभी ये पुल कर रहा है, इधर पकड़ के खींच जा रहा है इधर की तरफ, राइट। और ये बहुत खुश है, इधर जाए जा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है, क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। और इसी को अगर मैं धक्का देता हुआ तो धक्का में एफर्ट लगता है तो थोड़ा टेढ़ा बना देता हूँ, क्या बोलते हो, हाँ सर एकदम सही बात है। तो धक्का में क्या करता है आदमी, टेढ़ा बना देता है, ऐसे 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 धक्का दे रहा है, ऐसे मान लो ऐसे पार वार कर रखा है और ऐसे एफर्ट दे रहा है, इसको कर रहा है, इधर की तरफ धक्का दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है सर, समझ में आया बात को तुम लोगों को। तो इन जनरल एंड कॉमन लैंग्वेज पुश एंड पुल का ही साइंटिफिक नेम है ये फोर्स, ऐसा समझ। ओके सर, तो ये बात हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया। नौ, अब मैंने बताया कि कोई बॉडी के स्टेट का क्या मतलब है। फोर्स एक और काम करता है जो बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। फोर्स क्या करता है, इस बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ द मोशन, स्टेट ऑफ द डायरेक्शन, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हम स्टेट ऑफ मोशन बोल रहे हैं उसको। स्टेट ऑफ मोशन, state of motion can be defined with velocity, अब कोई भी चीज, ये एक ऑब्जेक्ट है सपोज करो, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, ये क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। कोई एक दूसरा बॉडी है, ये क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है सपोज करो। तो ये कौन बताएगा स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, स्टेट ऑफ मोशन पे है, वेलोसिटी बताएगा। अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, ये बॉडी अगर रेस्ट पे है सपोज कर लो, हम क्या बोलेंगे, इसका वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है। अगर कोई बॉडी इधर मोशन में है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, हम क्या बोलेंगे, इसका वेलोसिटी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, आई कैप में है, यानी कि इसका डायरेक्शन भी मैं इंडिकेट कर रहा हूं। यह है स्टेट ऑफ रेस्ट, और ये क्या है, स्टेट ऑफ मोशन। ये क्या है, स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन को हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से समझा कि ये फोर्स क्या करता है, इट कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। और स्टेट ऑफ मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी से डिफाइन कर सकते हैं। तो फोर्स से दो चीज हमने समझाया तुम्हें, फोर्स या तो पुश और पुल है, और दूसरा इट कैन चेंज। फोर्स क्या कर सकता है, इट कैन चेंज। देखो ध्यान से, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, क्या बात समझ में आया तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। हाँ सर, तो फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है। तो हमें एक ओवरऑल पिक्चर में चीजें समझ में आई कि फोर्स का क्या काम हो सकता है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। हम जनरली फोर्स को कैटेगराइज करेंगे बहुत तरीके से। हम फोर्स को एक हम फील्ड फोर्स और कांटेक्ट फोर्स से डिफाइन करते हैं, जो कि मैं टाइप्स ऑफ फोर्स में पढ़ाता हूं नीचे। लेकिन अभी मैं बताने वाला हूं, कुछ फोर्सेस होते हैं जिसे हम बात बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, और कुछ फोर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो ये जो फोर्स है, इसको हमने पहला दो क्लासिफिकेशन दिया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने बोला है क्या, कि फोर्स को हमने डिफाइन किया है कैसे। अभी एक तो रिजल्टेंट फोर्स को समझेंगे पहले, लेकिन हम समझने वाले हैं एक बैलेंस्ड फोर्स को, और फिर समझने वाले हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स। ये जो बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये दोनों फोर्स मिलकर न्यूटन का दो लॉ को बताता है। और एक जो बैलेंस्ड फोर्स है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बताता है, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वहां से सेकंड लॉ ऑफ मोशन बनता है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझेंगे, लेकिन उस पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आया है, और वो है इसका यूनिट क्या होगा।
यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या होता है। तो फोर्स को हम जनरली मेजर करते हैं न्यूटन में, न्यूटन में, ठीक। तो इसका सिंबल क्या है, न्यूटन है। क्या है ये, न्यूटन। ओके, न्यूटन जो साइंटिस्ट था उन्हीं के रिस्पेक्ट में, सम्मान में हमने नाम रखा है किसका, इस फोर्स का। और सिंबल क्या है, एन से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं, एन। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, इसको एन को अच्छे से लिख लो। कलर का समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे कौन सा कलर विजिबिलिटी ज्यादा देगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, चलो सीजीएस यूनिट में इसको बोलते हैं डायन। अरे डायन नहीं जो तुम्हारे आसपास होगा, अरे डायन कोई भी हो सकता है जो इस सोसाइटी को किसी भी तरीके से खराब तरीके से देख सकता है, वो डायन है यार। लेकिन यहाँ पे सीजीएस यूनिट है, ठीक है, बिल्कुल, उसको हम लोग डाइन के नाम से जानते हैं, राइट। अब इसका कन्वर्जन अपन ने देखा है कि 1 न्यूटन डाइन में कन्वर्ट होता है कहाँ पे, यूनिट एंड डायमेंशंस के हेल्प से। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, डाइन। ओके, और इसको हम डाइन डी से डिनोट करते हैं। बहुत यूज नहीं है यूनिट ये, लेकिन है सीजीएस समझना होता है, तो न्यूटन और एन से हम इसको डिनोट करते हैं और समझते हैं। चलिए, बात मैं कर रहा हूं रिजल्टेंट फोर्स का। रिजल्टेंट होता है क्या है, सपोज करो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ढेर सारे फोर्स एक्ट करने लगा। कोई इधर कर रहा है, 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम इन सब का वेक्टर सम करते हैं तब हम एक्चुअल रिजल्टेंट की बात करते हैं। तो याद करो, मैंने वेक्टर में बताया, रिजल्टेंट का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, थोड़ा सा यहां पे लिख लो। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता है। तो फोर्स के पास क्या क्या है, जल्दी से बताओ। मैग्नीट्यूड भी है सर, डायरेक्शन भी है सर, बहुत ही बढ़िया। और ये क्या करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या हो, टी लोवा, याद है तुम लोगों को। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता है। कोई परेशानी नहीं है सर, ठीक है। अब जब भी मैं बात करूंगा रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का एक्चुअल मतलब क्या है सर। रिजल्टेंट का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। बट कैसा सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। कभी भी तुम्हें पूछे कोई भी दुनिया वाला कि बताओ मेरे दोस्त इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस करना पड़ेगा। वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस जितने भी लगेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो सब का क्या करोगे, तुम सम कर दोगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, तो एफ रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर, ओके, प्लस F2 वेक्टर, ओके, प्लस F3 वेक्टर, ओके, प्लस F4 वेक्टर, ओके। तो ये है हमारा वेक्टर्स, है ना, ये हमारा वेक्टर, और इन सब का क्या है, ये सम है। बोलो हाँ है ना, पूरा मस्त समझ में आया। उसी को मैंने लिख भी दिया है। कभी भी किसी ऑब्जेक्ट में दो या दो से ज्यादा फोर्स एक ही टाइम पे लगता है, साइमल्टेनियस नहीं, उन दोनों का जो एक्चुअल इफेक्ट है उसे समझाने के लिए हम रिजल्टेंट वर्ड का यूज करते हैं। वो दोनों मिलके किस तरीके का इफेक्ट पैदा करा, और उसको निकालने के लिए हम सबका वेक्टर सम करते हैं। तो वही मैंने बड़ा प्यार से, बड़ा अच्छा और आराम से तुम्हारे लिए लिखा है, तुम देख सकते हो। व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली, then the single force which produces the same effect as produced by all the forces acting together is known as result। ये जो सिंगल फोर्स है, जो इन सब के जो रिजल्टेंट होगा, मतलब ये सब इंडिविजुअल लग लग के जितना इफेक्ट पैदा कर रहा होगा, उतना ये अकेला ही इसके ऊपर पैदा कर रहा होगा। और वो इफेक्ट को अब हम समझेंगे कि फोर्स लगने से बॉडी के अंदर क्या होता है। तो अगर ये सारा का सारा मिलके जीरो हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और अगर ये रिजल्टेंट फोर्स जो हमने निकाला वो जीरो के बराबर नहीं है, तो हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। जब फोर्स जीरो हो जाता है तब बॉडी के अंदर कुछ नहीं प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन वैसे फोर्स लगने से प्रोड्यूस होता है, बट अनबैलेंस्ड फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। A balanced force cannot produce acceleration. Even unbalanced force can change the state of the motion also.
बट बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। जब भी मैं बोलता हूँ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, इट मीन्स वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा जो नेट जीरो नहीं होगा। तो इसीलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि बैलेंस्ड फोर्स कभी भी स्टेट ऑफ द मोशन को चेंज नहीं। अगर सपोज करो कोई बंदा F1 से इधर खींचे जा रहा है, F2 से इधर खींचे जा रहा है, और अगर 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 ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, और हमें दिख रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो नेट फोर्स होगा F रिजल्टेंट वो एक्चुअल में F2 माइनस F1 के बराबर होगा, F2 माइनस F1 के बराबर होगा। और क्योंकि मैंने बोला कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, जीरो। जब नेट रिजल्टेंट फोर्स, ध्यान से देखना बेटा, जब नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है तो अब ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि बॉडी के ऊपर एक बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, और एक बैलेंस्ड फोर्स इसके किसी भी स्टेट को चेंज नहीं करता है, ये जैसा रहेगा वैसा ही रहता है। यानी कि बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता होती है, और यही से जन्म लेता है दो, लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जो गैलीलियो ने दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, उसके सम्मान में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ को गैलीलियो के रिस्पेक्ट में रखा गया है ये, और ये एक्चुअल में लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। तो ये जो बैलेंस्ड फोर्स है वो प्रोड्यूस करता है क्या, कुछ भी नहीं। हा, ये जो भी स्टेट है उसे वैसा ही रखता है। तो इसको मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख दिया है, क्या क्या देखो। When different forces acting on a body gives a zero resultant, then the forces are said to be balanced. Balanced force do not produce any acceleration. ये करता क्या है, ये जैसा बॉडी है वैसा ही रख सकता है, या अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो इसे रोका हुआ रह सकता है, या कोई बॉडी चल रहा है तो उसे चलता हुआ रख सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनता है, जब मैंने बोला बैलेंस्ड फोर्स not produce any acceleration, what does it mean? It means acceleration is zero. Now the definition of acceleration क्या है हमारा, ये है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब कोई भी बॉडी के ऊपर अगर 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 एक बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करता है, तो वो अगर इनिशियली रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, अगर इनिशियली किसी मोशन में चल रहा है तो वो चलता रहेगा, और यहीं से जन्म लेता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के बराबर है। अब इनिशियल वेलोसिटी दो तरीके से हो सकता है, देखो तुम्हें कितना मजेदार काम करके दिखाया जा रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी दो तरीके से हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो सकता है, जब बॉडी के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो बॉडी रेस्ट पर होगा मेरे दोस्त। अगर बॉडी के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुआ, सपोज करो वी इनिशियल जो है वो जीरो है, इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट है। कहां पे है बॉडी, रेस्ट पे है, बोलो हाँ है ना। तो अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा अगर एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है का बैक ऑफ द माइंड में तुम्हारा क्या चलना चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर जीरो है, कि वो देखो समझ में आता जा रहा है। इसका दूसरा मतलब भी है कि अगर कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कुछ है, लेट इट बी वी नॉट है, आई कैप है या जे कैप है या के कैप है, कुछ भी है, इसका मतलब देयर इज सम इनिशियल वेलोसिटी, उसका फाइनल वेलोसिटी भी वही रहेगा। इसका मतलब अगर कोई बॉडी, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा। कभी भी अगर मैं बोलूं फोर्स जीरो है, इसका दो मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझ में आता है कि फोर्स जीरो होगा तो बॉडी रुका हुआ होगा, नहीं नहीं, अगर इनिशियल स्टेट उसका मोशन में है तो वो अभी भी मोशन में ही रहेगा, और यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको अभी हम समझेंगे दूसरे। तो अगर बॉडी रुका हुआ है तो हमेशा रुका रहेगा अगर एक्सेलरेशन जीरो है। अगर बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लिखता हूं मैं, मजा आएगा तुम्हें। क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है ये, जल्दी बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी के अंदर
यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वो हमेशा क्या करेगा, जल्दी से बताओ, वो उसी स्टेट में बना रहेगा। तो बैलेंस्ड फोर्स कोई एक्सेलरेशन नहीं पैदा कर सकता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। और ये बैलेंस का दो मतलब है, या तो बॉडी रेस्ट पे होगा या तो बॉडी अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन रखेगा। और यहीं से जन्म लेता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यही बोल कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को अपने आप चेंज नहीं करता है, वो हमेशा चाहता है कि मैं उसी स्टेट पे बना रहूं। और इवन अगर कोई कोशिश करता है उसे चेंज करने का, तो वो जो बॉडी का अपना इंटरनल प्रॉपर्टीज है इनर्शिया, वो हमेशा अपने चेंज को अपोज करता है। तो अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, वो तो जीवन के अंतिम क्षण तक चाहता है मैं रुका ही रहूं। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होता है, तो वो चाहता है मैं हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहूं, मुझे कोई ना रोके। और कोई रुका हुआ है तो उसे रुके कोई ना चलाए। जैसे तुम लोग सोए रहते हो, मम्मी उठाती है तो कितना तेज गुस्सा आ रहा होता है, और जब तुम पढ़ रहे होते हो तब भी कोई डिस्टर्ब करता है तो भी तुम्हें बहुत तगड़ा गुस्सा आता है। तो ये दोनों केस जो है वो इनर्शिया को बताता है। मतलब हम लोग अपने रेसिस्टेंस करते हैं कोई भी चेंज को। तो ये नेचर का लॉ है कि हमेशा वी रेसिस्ट द चेंज, और इसी को हमने नाम दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जो बैलेंस्ड फोर्स है वो दो तरीके के को जन्म देता है। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, और यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिफाइन करता है एक दूसरे चीज को जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये एक्चुअल में लॉ ऑफ इनर्शिया को भी करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, इनर्शिया इज ए काइंड ऑफ रेसिस्टेंस। कभी भी अगर ये इनर्शिया वर्ड यूज कर रहे हो तो ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का क्या मतलब है, जल्दी से बताओ। रेसिस्टेंस का मतलब कि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। अगर कोई बॉडी, कोई भी बुक है सपोज करो, और वो रेस्ट पे है टेबल के ऊपर, तो अगर इसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये हमेशा रेस्ट में ही मेंटेन रखेगा। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ये कार सपोज करो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इसका डायरेक्शन इधर है, ये चाहेगा कि ये जो वेलोसिटी है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, ये जीवन के अंतिम क्षण तक 5 मीटर पर सेकेंड ही रहे। और अगर कोई इसे चेंज करेगा तो धक्का देकर रोकने की कोशिश करेगा तो उसको गिरा पड़ा देगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस। यानी कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है हमेशा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। और इसके रेस्ट एंड इसके मोशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे हम, तो वहां पे एक रेसिस्टेंस आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया तीन तरीके का होता है। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो ये जो डिस्क्राइब कर रहा है वो किसे डिस्क्राइब कर रहा है, जल्दी से बताओ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को डिफाइन कर रहा है। किसे डिफाइन कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को डिफाइन कर रहा है। ये किसे डिफाइन कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन को डिफाइन कर रहा है। इनर्शिया ऑफ मोशन को डिफाइन कर रहा है। और एक और होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रही है, और इस ये हमेशा चाहेगी कि मैं इसी डायरेक्शन में चलता रहूं। अगर इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो फिर से रेसिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बहुत ही बढ़िया सर। और ये जो लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ इनर्शिया से ही बना हुआ है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, कोई भी बॉडी पे अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, अगर कोई भी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो इसका दो मतलब है, या तो वो बॉडी रेस्ट पे रहेगा, या तो वो बॉडी, जल्दी से बताओ क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा, एट रेस्ट होगा। और या तो वो बॉडी क्या होगा, जल्दी से बताओ, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है सर, वेलोसिटी कांस्टेंट। आई एम सेइंग वेलोसिटी, इसका मतलब डायरेक्शन भी मैटर करेगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बताया जा रहा हूँ। मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा नहीं करेगा, और डायरेक्शन भी नहीं करेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं होना। कभी मैं बोलता हूं फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। और एक्सेलरेशन जीरो का दो मतलब है, या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा, या तो वो अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखे। इसी को हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का नाम देते हैं।
अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स का बात करता है, जब भी हम फोर्स जीरो की बात करते हैं तो वो एक बैलेंस्ड फोर्स को स्टेट करता है। तो फोर्स जीरो का एक और मतलब है क्या सर? वो फोर्स जीरो बहुत तरीके से हो सकता है। फोर्स जीरो एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, एफ एक्सटर्नल जीरो। इसका मतलब क्या जरा समझ। इसका मतलब ए जो भी है एक्सेलरेशन वो जीरो। अब क्योंकि मैं वेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पे, तो यहां से तीन चीज निकल के आएगा। अब एफ एक्सटर्नल एक्स में भी जीरो होगा, वाई में भी जीरो होगा और जेड में भी जीरो होगा। इसका ये मतलब तो एफ एक्सटर्नल जो है वो एक्स डायरेक्शन में भी जीरो होगा, एफ एक्सटर्नल जो है वो वाई डायरेक्शन का भी जीरो होगा, एफ एक्सटर्नल जो है वो जेड डायरेक्शन का भी जीरो होगा। वेक्टर लिख रहा हूं मैं, देखना। यानी कि अगर ऐसा है ये तीनों जीरो है, एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन से भी है। एक्सेलरेशन एक्स का जीरो होगा, वाई का जीरो होगा, जेड का जीरो होगा। ए एक्स जीरो, ए वाई जीरो, ए जेड जीरो। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। न्यूटन फर्स्ट लॉ तीसरा चीज को बता रहा है, कौन सा? इक्विलिब्रियम को। तो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी मैं बात करूंगा इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम का, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है एफ एक्स जीरो, एफ वाई जीरो, जेड जीरो। ये चीज अपने जहन में डाल लेना। इस पर अब हमको तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर जो कुछ हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आ जाओ मेरे लाल, फटाफट से समझते हैं। इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो यह हमेशा रेस्ट पे रहेगा, इट विल रिमेन एट रेस्ट। एंड इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट विल कंटिन्यू टू डू सो। यानी कि अगर अनबैलेंस्ड जीरो, नो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ही होता है एफ एक्सटर्नल जीरो है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो भी बॉडी पे लग रहा है वो जीरो। तो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगा या अपने यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करेगा। यानी कि अगर रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी जीरो है तो ये रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड होगा। यानी कि एफ रिजल्टेंट अगर बॉडी में जीरो है तो इसका ए जो होगा वो जीरो होगा। और एफ रिजल्टेंट जीरो का मतलब है कि एफ एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, जेड भी जीरो होगा। और ए का मतलब ए एक्स भी जीरो, ए वाई भी जीरो, जेड भी जीरो वेक्टर है। तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन को भी हमें समझना होगा। ये तीनों डायरेक्शन में चीजें जीरो चाहिए, ये तीनों डायरेक्शन में चीजें जीरो चाहिए। तो सर आपने फर्स्ट लॉ बता दिया है कि ये दो चीज को एक्सप्लेन करता है, पहला एक इक्विलिब्रियम को और दूसरा लॉ ऑफ इनर्शिया को। तो हमने ये सीख लिया है कि अगर कोई बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो या तो बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहेगा या तो बॉडी अपने स्पीड ऑफ मोशन को मेंटेन रखेगा। और यहीं से जन्म लेता है दो चीज, एंड लॉ ऑफ। बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ा है। अब इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे लाइन लगा के, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीज हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट लिए हैं, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्स को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हम समझ पाएंगे कि ग्रेविटी फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के बाद अपन इक्विलिब्रियम का धुआं खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेकिन अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैंने लोगों को बैलेंस्ड फोर्स के, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताया। बोलो क्या बात समझ में आ रही है सब लोगों को? जो मैं बोल रहा हूं वही समझ रहे हो तो एक बार जल्दी से एकदम से कमेंट कर दो, यस सर मस्त वाला मजा। सारे लोग फटाफट से ये काम कर दीजिए। और अब हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस्ड का। अभी तक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्शन में नहीं आया, अभी तक सारे फोर्सेस कैसे थे? बैलेंस थे। तो बैलेंस फोर्स कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन सपोज करो अब उसी कार के ऊपर F2 और F1 है और मैंने बोला कि F2 जो है, मैंने बोला ये जो F2 है ये ग्रेटर देन है F1 की। ये जो F2 है वो ग्रेटर देन है F1 की। मैंने क्या बोला? ये जो F2 है वो ग्रेटर देन है F1। जब भी ऐसा कभी होगा तो F2 माइनस F1 अगर करोगे तुम, ये कभी भी F2 माइनस F1 जो करोगे तुम, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब F रिजल्टेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। और जब भी कभी जीवन में F रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए तो इसको दुनिया बोलेगी। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की कहानी क्या है सर?
अनबैलेंस्ड फोर्स का कहानी एक्चुअल में ये है, अगर रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो then the body has unbalanced force. An unbalanced force can accelerate a body. किसी भी ऑब्जेक्ट ऊपर F रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, इट मींस देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। इस बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन एक अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस करता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अब हम समझना चाह रहे हैं। अभी हमने ये देख लिया है कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन करेगा। अब इसको समझेंगे कि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है वो किस फैक्टर में करता है। अगर इस बॉडी का मास m है तो वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और उस चीज को मोमेंट। तो ये चीज बड़ा ही प्यार से मैंने फिर से तुम्हारे लिए लिखा है कि इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स is applied on the object, there will be change in either in its speed, velocity or the direction। यानी कि ये स्टेज ऑफ मोशन को चेंज कर देगा, या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, या उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या दोनों कर सकता है, या वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों कोई, यानी कि वो स्पीड को, वेलोसिटी को, डायरेक्शन को किसी को अगर चेंज कर रहा है तो फोर्स एक अनबैलेंस है। जैसे कि सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट, लेकिन वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए वो भी एक्सेलरेटेड मोशन है। मैंने बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन है? तो तुम लोगों को मैंने बताया था यस, ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ द मोशन को, और वो जब भी कभी जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर अगर होगा तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन करता है। कभी भी दो वेक्टर जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है अगर परपेंडिकुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा वो डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। इसीलिए एक्सेलरेशन पैदा हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन में दो चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। यानी कि वेलोसिटी में दो चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर कोई भी चीज चेंज होता है, या तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू, जैसे पहले 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, अब 2.1 हो गया, या 1.9 हो गया, या 1 हो गया, दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड। गेटिंग? कभी इधर जा रहा था, अब इधर जाने लगा, या उधर जाने लगा, उधर जाने लगा, दिस इज चेंज डायरेक्शन। दोनों हो सकता है या दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो भी हम बोलेंगे कि ये चेंज हुआ, और चेंज एक्सेलरेशन आ गया। यानी कि अगर एक्सेलरेशन को देखोगे तो ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्योंकि मैं बार बार वेलोसिटी वर्ड यूज करता हूं तो इसीलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का तुम्हारे को ख्याल रखना पड़ेगा। ओके सर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेलरेट करना है, टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। Without any unbalanced force, we cannot accelerate our body. Clear? अब जब हम एक्सेलरेशन समझ गए तो तुरंत से एक समझना पड़ेगा हमें अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो ये मैंने अभी तुरंत बता दिया है, ये बॉडी को क्या कर सकता है, मोशन में ला सकता है। रुका हुआ बॉडी है, धक्का दे दो मोशन। कोई चल रहा है उसको रोक सकता है, कोई चल रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, ये भी हमने बताया। An object maintain its motion under the continuous application of unbalanced force। यानी कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अगर लग रहा है सपोज, तो कंटिन्यूअस मोशन को बनाए रह सकता है। इसको जरा समझो, ये तुम्हें समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और इसके ऊपर मैंने दो फोर्सेस लगाए, इधर लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, इधर लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। इसका रिजल्टेंट फोर्स खेल, इसका मतलब इसके ऊपर F रिजल्टेंट जो है वो 5 न्यूटन का है, और उसका डायरेक्शन इधर है। ये कंटिन्यू मोशन में रहेगा, ये बताने की कोशिश कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मोशन मेंटेन कर रखा है, इधर की डायरेक्शन है, ऑल्दो वेलोसिटी चेंज होता जा रहा है। गॉट इट? इट्स मोशन अंडर कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड। This is the continuous application of unbalanced force that can produce acceleration, जो हम पढ़ेंगे अभी अगले वाले लाइन, राइट? और ये चेंज कर सकता है इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स इनमें कुछ कर सकता है। अब हम आ गए हैं जहां पे हमें
ना चाहिए था, कॉल्ड मोमेंटम। अब देखो कोई भी बॉडी के अंदर मोशन का जो क्वांटिटी कंटेंट है इसे हम बोलते हैं मोमेंट। जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एक मास है और कोई वेलोसिटी से ये जा रहा है, हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कॉल्ड मोमेंटम। हम क्या करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम को अगर मुझे कभी भी डिफाइन करना है, सपोज हमें कभी भी अगर मोमेंटम को डिफाइन करना है, ध्यान से देखना, मैं स्मूथ सरफेस के ऊपर अभी खेल खेल रहा हूं, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखा है तो हमेशा याद रखना सरफेस स्मूथ है जब तक कि मैं कुछ बोल। तो ये एक स्मूथ सरफेस है मेरे भाई, क्या ये एक स्मूथ सरफेस है? ओके, कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है सर। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसका जो वेलोसिटी है, सपोज करो इसके अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कंटेंट है जिसे हमने नाम दिया है मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम है उसको हमने p से डिफाइन किया और वो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। क्लियर है बिल्कुल? तो ये जो मोमेंटम है का यूनिट देख लो, थोड़ा सा यूनिट देख लो, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मास का केजी और इसका मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है बिल्कुल। डायमेंशंस निकाल लो, तो यहाँ पे मास है और ये L/T है, इसको डायमेंशंस लिख सकते हो M/L/T-1। तो ये हमने एक फिजिकल क्वांटिटी समझा कॉल्ड मोमेंटम, वो मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है जल्दी से बताओ? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। यानी कि इसको चेंज करने के लिए इसके डायरेक्शन को करेंगे तो चेंज हो। अब ये मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, तो मैंने लिख के भी तुम्हारे लिए ले आया। तो ये मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है। तो कभी भी अगर मोमेंटम की बात करेंगे तो मास, ये क्या कर दिया किसी ने भी, मास थोड़ी वेक्टर यार, ये लाइन हटाओ। ठीक है, मास और क्या है? वेलोसिटी का वेक्टर। ये तो ये सब हमने समझा। ये बताता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन कंटेंट। कभी भी तुमसे वर्ड यूज कर सकता है कि क्वांटिटी ऑफ द मोशन कंटेंट क्या है, वो मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है दोस्तों। अब आया एक्चुअल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ, जरा देखना मजा आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है अगर किसी भी बॉडी के अंदर इस मोमेंटम को हम चेंज करना चाहते हैं तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता होगी, और वो जो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा ये मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को बताएगा। यहां से दो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है। फोर्स कौन कौन सा हो सकता है? तो फोर्स दो तरीके से होता है। क्या होता है जल्दी से देखना, एक होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स और एक होता है एवरेज फोर्स। क्या होता है? एवरेज फोर्स। एकदम इधर ध्यान दो, एवरेज फोर्स पर खूब क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, कभी भी आ सकता है और नीट में भी एक बार आया हुआ है एवरेज फोर्स का वर्ड। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है जरा समझने की। ये बोलता है द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स का, इंस्टेंटेनियस फोर्स का, हम इसमें कुछ स्पेशल चीज नहीं लिखते, एफ लिखते। लेकिन जब हम एवरेज फोर्स की बात करते हैं तो हमें एवरेज मानना पड़ता है। एवरेज फोर्स हमेशा एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए होता है, ये डेल्टा टी के लिए होता है। डेल्टा टी छोटा नहीं है, जबकि इंस्टेंटेनियस चीज एक डेल्टा टी के लिए होता है बट ये बहुत छोटा है, इनफाइनेटिसिमल स्मॉल टाइम गैप के लिए। ये बोल क्या रहा है जरा सा समझते हैं। ये बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी का क्या मतलब है सर? मोमेंटम p है और इसका रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा रेट को डिफाइन करते हैं dp/dt से। dp/dt से ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है dp/dt, ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली द अप्लाइड फोर्स, द अप्लाइड फोर्स। यानी कि ये जो dp/dt है, जरा सा फिर से समझने की, ये जो dp/dt है ये प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये चीज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा और पढ़ते हैं। यानी कि फोर्स का डेफिनेशन देता है न्यूटन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या क्या देता है देखो, ये फोर्स का डेफिनेशन देता है। ये क्या देता है? फोर्स का डेफिनेशन।
और इसका मैग्नीट्यूड की बात करता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना क्वांटिटी ऑफ फोर्स अप्लाई करते हो तुम, के बारे में बात करता है सेकंड लॉ। तो ये कर क्या रहा है, ये बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। तो जब भी मैं यहाँ पे फोर्स 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 बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ रिजल्टेंट फोर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई इंडिविजुअल फोर्स की बात मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑलवेज रिजल्टेंट फोर्स की बात कर, यानी कि सब फोर्सेस को मिला के बात कर। तो सब फोर्स मिला के जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, यानी कि फोर्स जिस रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट होगा उसी डायरेक्शन में चेंज करेगा वो, किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर, राइट। कोई परेशानी नहीं है। अब देखना एवरेज फोर्स की बात करते हैं। तो एवरेज फोर्स को भी थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। एक्चुअल में ये जो एफ एवरेज है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके किसके किसके, ये जो एफ एवरेज है ये भी मोमेंटम से हम निकालेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ये प्रोपोर्शनल होता है मास के, ओके, जब डेल्टा टी से देखो एंड डेल्टा वी कांस्टेंट है। अच्छा एक मिनट होल्ड करो, नहीं तो यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होगा, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, फिर यहाँ पे आऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं सर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी, अगले पेज पे आते हैं इसको। अगर मैंने लिखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी, तो देखो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, ये हो जाएगा के डीपी बाई डी। एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा है कि ये जो के है, याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, बाद में मैंने मैग्नीट्यूड वाइज खेलना शुरू किया, इसीलिए डायरेक्शन दोनों का सेम है। मोमेंटम भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होगा उसी डायरेक्शन में। ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है इस के का वैल्यू 1 होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से आया है, याद रखना, का कोई प्रूफ नहीं है। एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे जगह पे न्यूटन ने काम करके ये निकाल के दे दिया दुनिया में। अब ये जो डीपी है उसको जरा समझते हैं। तो फोर्स हो गया डीपी बाई डी। अब ये जो पी है वो क्या है, वो देखो, ये पी जो है वो मास इनटू वेलोसिटी है। तो एक्चुअल में जो रियल न्यूटन ने जो लॉ दिया वो रियल में ये लॉ दिया है, ये लॉ दिया है। इसमें किसी बॉडी का मास भी चेंज कर सकता है, किसी बॉडी का वेलोसिटी भी चेंज कर सकता है। जब मैं ऐसे बोलने लगता हूँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स में किसी बॉडी का मास चेंज हो सकता है तो बच्चा कंफ्यूज करने लगता है, सर मास कैसे चेंज हो सकता है। तो चलो इसके लिए एक रॉकेट वाला एग्जांपल देता हूं मैं। रॉकेट प्रोपल्सन क्या होता है, रॉकेट प्रोपल्सन में बताओ तुम लोग, रॉकेट प्रोपल्सन में क्या होता है, जल्दी से बताओ तुम लोग, जल्दी से बताओ तुम लोग, रॉकेट प्रोपल्सन में क्या होता है। इसके अंदर फ्यूल इजेक्ट होता है सर, यस, और फ्यूल इजेक्शन के चलते एक थ्रस्ट फोर्स होता है, थ्रस्ट फोर्स, फ्यूल इजेक्ट होता है। इस रॉकेट का जो भी मास है, जो भी मास है ये एक्चुअल में चेंज करता है, देखो चेंजेस। तो रॉकेट में मास चेंज करता है, मास भी चेंज कर सकता है, वेलोसिटी भी कर सकता है। मास चेंज करने के खूब सारे एग्जांपल हमको, राइट। सपोज करो कोई ट्रक है, उसके अंदर एक होल हो गया और ट्रक के अंदर पूरा सैंड भला हुआ है, या कोई भी मान लो या पानी है, टैंकर है, और उसके अंदर एक होल हो गया तो पानी गिरता जाएगा तो मास चेंज होगा। तो वो एग्जांपल है वेरिएबल मास सिस्टम का, जो एक सेपरेट टॉपिक होता है, उसको करेंगे डिस्कस। बट द पॉइंट इज न्यूटन ने जो लॉ दिया था वो सिर्फ ये नहीं दिया था कि हमेशा बॉडी फिक्स होगा उसी पे तुम एफ एफ लगाते रहो, ऐसे भी बॉडी पे होगा क्योंकि मोमेंटम वहां पे भी चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल मास सिस्टम पे भी फोर्स लगेगा और किसी बॉडी का मास फिक्स है तो भी लग सकता है। तो एफ एक्चुअल में एम वी का डिफरेंशिएशन बाय डी टी है। अब एम मैं बाहर नहीं निकाल सकता, अभी मुझे नहीं पता एम कौन, इसको जब पूरा एलिबरेट करोगे और समझने की कोशिश करोगे तो एक्चुअल एनालिसिस क्या बताएगा कि फोर्स होता क्या है। एम कांस्टेंट हो सकता है, एम बाहर, तो डीवी बाई डी टी लिखोगे, और एम अगर वेरिएबल होगा तो डी बाहर और डीएम बाई डी टी। ये चीज अपन पढ़ेंगे वेरिएबल मास सिस्टम में, ये चीज, ये चीज में
कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, अगर मैं बोलूं इफ मास इज कांस्टेंट, ये बोलना पड़ेगा, इफ मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी, तो ऐसे केस में dm बाई dt जो होगा वो जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ। तो जो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा क्या, m dv बाई dt, और ये जो दूसरा वाला चीज था v dm बाई dt, ये हो जाएगा जीरो। बोलो हाँ है ना। अगर ये कांस्टेंट है तो ये जीरो होगा, ये हमेशा जीरो नहीं। और जब मास कांस्टेंट होता है तभी हम बोलते हैं F इज इक्वल टू एम dv बाई dt, और dv बाई dt को क्या बोलती है a, तो यहां से जन्म लिया F इज इक्वल टू एम ए। याद रखना ये उन्हीं ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है जिसमें मास कांस्टेंट है, ये हमेशा नहीं वैलिड है। जिसमें मास कांस्टेंट है उसी के F बराबर एम ए। तो मास कांस्टेंट, ये चीज लगाना पड़ेगा। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आया बात मजेदार। तो यहां पे जब तुम देख रहे हो कि ये एम ए है और ये एक्चुअल में एम डीवी बाई डी टी है, यहीं से मैं एवरेज फोर्स को जन्म देने वाला हूं। अब देखना है यहाँ पे ये जो मैंने लिखा एवरेज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, ये कब होगा, जब डेल्टा टी और डेल्टा वी कांस्टेंट, क्योंकि यहां पे टाइम गैप जीरो नहीं है, कुछ फाइनाइट टाइम इंटरवल है, कुछ फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी है। समझना बात को। एफ एवरेज जो होगा वो हमने ये भी देखा एक्सपेरिमेंटली, ये सब एक्सपेरिमेंटली है, प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा वी के, और एफ एवरेज हमने देखा प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। लेकिन ये कब होगा, जब एम एंड डेल्टा टी कांस्टेंट, और ये कब होगा, जब एम एंड डेल्टा वी कांस्टेंट हो। और इन तीनों को जब कंबाइन किया तो ये भी चीज वैसा ही निकल के आया जो अभी। इन तीनों को जब तुम कंबाइन करते हो मेरे भाई, यहां से निकल के क्या आया है, एफ एवरेज पे कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है तुम लिखोगे एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये चीज जहन में बैठा के रखना, इस पे खूब क्वेश्चन आता है, वेयर मास इज कांस्टेंट, और ये डेल्टा वी देखो वेक्टर और ये एफ पी वेक्टर, कभी कभी डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है। तो डेल्टा वी निकालना, फाइनल वेलोसिटी निकालना, यस, माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकालना, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी निकालना, ये तुम्हें एवरेज फोर्स को बताएगा। आज हमने बात खूब सारी करी है और हमने बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला डिराइव कर लिया है मेरे भाई, और वो है एफ पर मास। अब यहां से स्टार्ट होगा दंगल, और हम सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब तैयार। पेन कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर करके सॉल्व कीजिए। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल से। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पहला एनसीईआरटी से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स। फर्स्ट लॉ किसे डिस्क्राइब करता है, एनर्जी को नहीं, बिल्कुल भी वर्क को नहीं, इनर्शिया को करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है। सेकंड बात करते हैं, चलिए चलिए। बोला इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी linked to the tendency of a body to resist something. yes, यही बताया था। इनर्शिया हमेशा रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे, रेसिस्टेंस करेगा मोशन को, रेसिस्टेंस करेगा डायरेक्शन को, रेसिस्टेंस करेगा रेस्ट को। तो हमारे को इसका भी आंसर पता चल गया। तो ये इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिंक कहां से है, चेंज इन इट्स पोजीशन, सही है बात, चेंज इट्स डायरेक्शन, सही है बात। अच्छा ये चेंज करने में हेल्प करता है क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत है बात, गलत है, गलत। ये क्या करता है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज, ये ज्यादा बढ़िया है ना यार। इनर्शिया रेसिस्टेंस को बताता है, चेंज को तो फोर्स कर रहा है, फोर्स लगेगा पुश या पुल तो बॉडी के अंदर चेंजेस होगा, मोशन होगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा, ये तो फोर्स करता है। लेकिन इनर्शिया क्या करता है, उस चेंज को रेसिस्ट करता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है द लीनियर मोमेंटम पी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज फॉलो। अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है खूब बार, देखो अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये मोमेंटम है। बोल रहा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स अभी तुरंत बताया डीपी बाई डी टी के बराबर होता है और के का वैल्यू 1 होता है।
इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डी ऑफ अल्फा प्लस बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर दो। यस सर, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा एक कांस्टेंट है, इसने बोला अल्फा इन बीटा कांस्टेंट, तो डी अल्फा बाई डी टी जीरो हो गया, बीटा बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t। तो ये जो फोर्स निकल के आया वो देखो ध्यान से, फोर्स क्या निकल के आया, ये प्रोपोर्शनल है, फोर्स जो है वो 2 बीटा टी है, यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। यहां से समझ में आया फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज। कोई दिक्कत, मस्ती बड़ा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन देखिए मजेदार, बोला पार्टिकल मूव्स इन एक्सवाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ सच दैट द वैल्यू ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम पी। तो अब देखो पी एक्स दे रखा है इसने, कितना मेरे भाई 2 cos t, और पी वाई भी दे रखा है, कितना मेरे भाई 2 sin t। अब क्या बोल रहा है देखते हैं, बोला द एंगल थीटा बिटवीन एंड एफ। सबसे पहले P निकालना पड़ेगा, फिर F निकालना पड़ेगा। तो P क्या लिखोगे, P वेक्टर होगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, क्या बोलते हो, ये क्या लिखोगे P वेक्टर कैन बी रिटन एज 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t जे कैप, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मोमेंटम से फोर्स x का निकल रहा होगा, dpx बाई dt करेंगे तो मोमेंटम से फोर्स निकलेगा, अभी तुरंत बताया, x के डिफरेंशिएशन से x का निकलेगा, y के डिफरेंशिएशन से y का निकलेगा। अब अगर मैं एफ वाई निकालता हूं, मैं लिखूंगा डी पी वाई बाई डी टी, बोलो हाँ है ना, एकदम सही बात है सर। तो यहां से अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा -2 साइन टी, ये क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, हो जाएगा 2 cos टी। अब ये एफ एक्स और एफ वाई है, तो एफ मैं लिख सकता हूं इसी के तरीके से, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। अब इसको लिखो जरा सा फटाफट से, तो ये हो जाएगा -2 साइन टी आई कैप, फिर मैं लिखूंगा +2 cos टी जे कैप। अब हमने फोर्स भी निकाल लिया, हमने मोमेंटम भी निकाल लिया, एंगल कैसे निकलता है ये तुम, डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। cos थीटा कैसे निकलता है, एंगल निकालने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या बताया था तुम्हें, cos थीटा, याद है तुम लोगों को, cos थीटा ये क्या होता है, f डॉट p या p डॉट f, f का मैग्नीट्यूड और p का मैग्नीट्यूड, याद है या भूल गए, जल्दी से बताओ, a डॉट b का ही तो है डेफिनेशन, ये a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा ऐसे निकलता है। दोनों को डॉट करते हैं तो i के साथ जाएगा, j के साथ जाएगा, यहाँ sin t है यहाँ cos t है, 2 2 जा 4, तो ये जब करोगे तो हो जाएगा क्या, इक्वल टू -4 sin t इंटू cos t, बहुत बढ़िया। फिर ये 2 2 जा 4 sin t इंटू cos t, क्या हो जाएगा 4 sin t इंटू cos t, बहुत ही बढ़िया। और डिवाइडेड बाई तो मैग्नीट्यूड रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, ये दोनों बराबर चीज है, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का, तो ये निपट गया मेरे दोस्त। तो 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ 0। तो जब भी कभी cos थीटा 0 हो, क्या कितना होता है 9, ऐसे केस में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। बात हमें बहुत अच्छे से समझ आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, बोल क्या रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू kt। तो f जब kt के बराबर है, f क्या होगा dp बाई dt, ये किसके बराबर है, kt के, यहां से dp किसके बराबर हो गया, देखो kt dt, बहुत आसान। अब बोल रहा है acts in the same direction on the moving body during the time interval t so that its momentum changes from p to dp, the value of t। अब मोमेंटम, अच्छा ये आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीए ने पूछा है ये क्वेश्चन, देखो यही मैंने में क्वेश्चन पूछा था, याद आ गया मुझे, इसको और इसको डिफरेंशिएट किया, टाइम जब 0 से t तक गया, मोमेंटम p से गया, तो भैया ये तो अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये तुम डिफरेंशिएट मारो, तुम्हें क्या पता चल जाएगा, t पता चल जाएगा a के टर्म में, तो सेकेंडों में क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया भैया। तो dp का इंटीग्रेशन हो गया p, लिमिट पुट किया तो 3p माइनस p, ये k बाहर,
और ये t dt का हो गया x का पावर n dx का इंटीग्रेशन, x का पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। तो t का पावर क्या है 1, तो 1 प्लस वन बाय 1 प्लस वन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रखा 0 से t हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। dp में से p गया, कितना बचा 2p इज इक्वल टू, ये क्या हो गया k टी स्क्वायर बाई 2। अब हमें क्या निकालने को बोला, t निकालने, तो t यहीं रखो तो ये इधर आ गया, हो गया 4p डिवाइडेड बाई k, और स्क्वायर उड़ाओगे तो रूट। ये आंसर देखो कहाँ पे है, रूट अंडर क्या हो जाएगा 4p बाई k। 4p यहाँ पे नहीं है, गलत, रूट के अंदर 4p यहाँ पे नहीं है, लेकिन 2 बाहर है, लेकिन यहाँ p नीचे है, तो ये हो गया खत्म, p नीचे है, ये हो गया खत्म, ये आ गया आंसर, है ना। तो ये 4 को बाहर कर दो तो रूट बाई k हो जाएगा आंसर, बहुत आसान। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे कराना बहुत जरूरी था, मोशन इन प्लेन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, याद है एक क्वेश्चन करवाया था आई कैप जे कैप अलग, अब इसमें फोर्स इंट्रोड्यूस कर गया, ये एनटीए का क्वेश्चन है देखो, और ऐसे जेईई मेन में भी खूब आता है, नीट में भी खूब आता है। देखो इधर फोर्स है 40 आई कैप 10 जे कैप, और मास है 5 केजी, एक्सेलरेशन निकाल लो यहां से फोर्स बाय मास से। आया बात समझ में? इस 40 को 5 से किया तो हो जाएगा 8 आई कैप, आया बात? 10 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 2 जे कैप। यानी कि ये एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है और ये वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है। अब जितने भी इक्वेशंस होंगे वो सारे एक्स में अलग और वाई में अलग, ये क्वेश्चन सही हो गए। बोला बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एक्स का भी जीरो एंड वाई का भी जीरो, इट्स पोजीशन वेक्टर आर, यानी कि तुमसे आर वेक्टर पूछा, आर वेक्टर क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स कैसे निकलेगा, अगर तुम एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे 10 सेकेंड की, एक्स का एक्सेलरेशन यूज करोगे, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, क्या होगा हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। वाई कैसे निकलेगा, हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, कि टाइम कितना है 10 सेकंड मेरे। तो आंसर आ गया सर 2 4 जा 8, हो गया 400, और ये हो गया कितना 2 2 खत्म 100, तो ये 400 आई कैप में चला जाएगा, ये जे कैप में चला, तो ये निकल गया तुम्हारा पोजीशन 400 आई कैप में चला जाएगा, 100 जे कैप में, यानी कि आंसर सी हो। ऐसा ही क्वेश्चन अभी 2-3 जरूर अटेम्प्ट कर लेना, मैं 1-2 होमवर्क भी दूंगा अभी तुरंत। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, होमवर्क क्वेश्चन है, जरूर करके ऑप्शन बताना मुझे करके, यार तुम लोग बताते ही नहीं हो आंसर, ये क्या बात है मुझे। फिर देखना ये वाला, देखो 9 में पूछा है, देखो जरा सा, फोर्स दे रखा है, बोला एक्वायर्स एक्सेलरेशन 1, तो मास, तो फोर्स दे रखा है, तो ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। पूछा है मास क्या होगा, तो फोर्स बाय एक्सेलरेशन, फोर्स ये ऐसा है, लेकिन आंसर देखो मैग्नीट्यूड में है, मैग्नीट्यूड में है, फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, कौन सा बड़ा बात है। ये हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये देखो आईजे केप में नहीं, इसलिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा, इसको सॉल्व करके फोर्स निकल गया, ये हो गया 64, ये हो गया 36, ये हो गया 100, और ये हो गया 100, तो हो गया टोटल कितना 200 का रूट, तो हो गया 10 रूट 2, कहने का मतलब कितना न्यूटन, और ये कितना है 1, तो तुम्हारा मास कितना हो गया, फोर्स 10 रूट 2 और डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो 10 रूट 2 केजी हो। देखो यहाँ आंसर। तो इस तरीके से आप लोग सारा चीज को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए। अपन है नायाब बैच में, जो इंडिया का एक ऐसा बैच है जहां फुल कंटेंट की गारंटी है, इंडिया के किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट यहाँ मिल रहा है बेटा, और हम लगातार लगे हुए हैं इसको और बेहतर बनाने के। तो आप लोगों को अगर ये लेक्चर बहुत अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन, हम लगातार कांस्टेंट आपके लिए बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जहां पे मैं खुद इंटरेक्ट करूंगा, और जो काम टेलीग्राम व्हाट्सएप इन सब पे नहीं हो पाया, उसके ऊपर कुछ टेक्नोलॉजी का हेल्प करके हम एक बहुत ही बढ़िया सा लाएंगे, एक डाउट ग्रुप, जहां पे हम खुद उसको सॉल्व करेंगे, और ऐसा डाउट ग्रुप बनाएंगे जिसमें जो बच्चा सॉल्व करके कुछ बताएगा, जहां वो फंसेगा उसको निकालेंगे,
बहुत बढ़िया चीज़ आ रहा है, गेट रेडी बच्चा लोग, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग आ रहा है, मेंटरशिप आ रहा है और आप लोगों के लिए केमिस्ट्री कंटिन्यूएशन आ रहा है। तो खूब सारा मेहनत के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, शेयर कीजिए और थैंक यू, मेहनत करते रहिए। बाय।